नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल संदीप मैक क्रिएटर्स। यूट्यूब थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे फर्स्ट टाइम साड़ी का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली साड़ी का बिजनेस 3 कैटेगरी से आप अपना बजट के अकॉर्डिंग ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, साड़ी फेरी वाला। जिनके पास पूंजी कम है, जिनका बजट कम है, वो कम पूंजी से साड़ी फेरी वाला का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, साड़ी शॉप, साड़ी का दुकान। जिनका बजट लमसम 5 से 10 लाख रुपया होता है, वो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मिनिमम का बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप 50 लाख 1 करोड़ भी जा सकते हैं। साड़ी में बहुत रेंज होता है, इसके लिए कोई मैक्सिमम का फिक्स नहीं। नंबर 3, साड़ी शोरूम। जिनका बजट बढ़िया होता है वो साड़ी शोरूम स्टार्ट कर सकते हैं, जो ब्राइडल कलेक्शन, फैंसी कलेक्शन, रेगुलर आइटम, सस्ता आइटम, इन सारे चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, दुकान खोलना बहादुरी का काम नहीं है। वो तो जिनके पास पैसा होगा ना, वो कोई भी दुकान खोल सकता है। बहादुरी का काम तो तब है जब अपना दुकान को आप बिजनेस में परिवर्तन कर देते हैं। चूंकि आप अभी नए हैं, आपको साड़ी के बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये तो आप किसी से सुने होंगे कि साड़ी का बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, वो साड़ी का बिजनेस करके इतना आगे बढ़ गया। ये तो आप अपने रिलेटिव से सुने होंगे, किसी को देख के इंस्पायर होंगे, या तो फिर सोशल मीडिया अगर यूज करते हैं तो आप जो होलसेलर, जो यूट्यूबर आपको दिखाते हैं कि सूरत में 50-60 रुपये से साड़ी स्टार्ट होता है, जो दुकान में लाके 200-300 का बिकता है। चूँकि आप भी कुछ इसी तरह का चीज़ें देखना पसंद करते हैं, इसलिए यूट्यूबर्स और जो दुकानदार होते हैं आपको अट्रैक्ट करने की इस तरह का चीज़ों को आपको दिखाते हैं। भाई, दूर दूर तक आपका बिजनेस से इस तरह का किसी तरह का रिश्ता नाता नहीं है। 1% भी इस बात पे सच्चाई नहीं है। ये काम दुकानदार इसलिए करते हैं क्योंकि उनका एक बिजनेस मोनोपोली है। वो आपको कम रेट का चीज़ें दिखा करके 1-2 चीज़ दिखा देंगे आपको कम रेट पे, और दुकान में जो उनका डेड स्टॉक है, चाहे जो भी माल है, कितना आपको बेच देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको? आप बड़ा तुर्रम खाना है। जो पहली बार आप ऐसा देख लिए, ऐसा दुकानदार को देखिए, ऐसा होलसेलर को देख लिए कि आपको 60-70 रुपये में जो साड़ी मिल रहा है, मार्केट में 200-300 का बिक रहा है। जो व्यापारी लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगा के बैठे पड़े हैं और दिन रात कस्टमर का वेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कस्टमर कैसे आएगा। क्या लगता है वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं? उनको ऐसे होलसेलर के बारे में पता नहीं है। भाई, अभी आप नए हो तो देख रहे हो तो लग रहा है कि ऐसे ऐसे होलसेलर मैन्युफैक्चरर है, तो हम वहाँ से बिजनेस स्टार्ट करके हम तो छापेंगे पैसा। भाई, जो लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी हैं, अगर रियल में ऐसा होता तो क्या आपको उस दुकान में वैसा रेट में नहीं मिलता माल? भाई, यदि आप अपना दुकान खोलने के लिए ये डाटाबेस तैयार किए, ये रिसर्च किए हैं, लोगों से ये सुने हैं, ये समझे हैं और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भाई रुक जाओ। पहले सच्चाई को समझो, पहले इस बिजनेस का रियलिटी को समझो, पहले ये समझो कि आपका कस्टमर, आपका मार्केट का नीड क्या है। पहले ये समझो कि जो दुकानदार सालों से कोई दूसरा दुकान से माल खरीदता आ रहा है, उससे छोड़कर आपके पास क्यों आएगा। पहले ये समझने की ज़रूरत है, जो फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना। ये देख रहे हैं ना हमारा यूट्यूब चैनल संदीप मैक क्रिएटर्स, ये कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा, ये कभी आपको अनर्गल बातें नहीं बताएगा। मैं बिल्कुल फैक्ट पे बात करूंगा, कड़वी परंतु सच बताऊंगा। बिजनेस तो सभी लोग कर रहे हैं, आपकी मार्केट में सैकड़ों दुकान है, परंतु आप ऐसा क्या करें जिससे आपका बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट हो जाए और आपका एक दुकान ब्रांड बन जाए। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। एक गरीब का बेटा हूं, वहां से सफर तय करके आज यहां पे पहुंचा हूं, तो मैं आपका जो दर्द है ना, जो तकलीफ है ना, मैं समझ सकता हूं। आप कितना मेहनत से, कितना उम्मीद से पैसा जमा करके ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हुए हैं या तो स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं इसे भली बात ही समझता हूं। चाहे आप जिस भी कैटेगरी से अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग, चाहे आप फेरी वाला करना चाहते हैं, या तो फिर रिटेल शॉप करना चाहते हैं, या तो फिर शोरूम खोलना चाहते हैं, भाई मंजिल सबका एक ही है। कस्टमर, ट्रस्ट, बिजनेस और ब्रांड, आपका मंजिल यही है। आप यहां तक पहुंचना ही चाहते हो, तब एक बिजनेस बना पाओगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और मन से देखिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको लगे कि मैं आपका टाइम खराब किया हूं, तो आपको जो मर्जी कर लो, मतलब वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दो, डिसलाइक कर दो, इट्स ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दुकान का लोकेशन कैसा होना चाहिए, आपका दुकान कैसा होना चाहिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। दुकान का लोकेशन भीड़ भाड़ वाली जगह देख लीजिएगा, और जो दुकान होगा उसका इंटीरियर और आउटडोर जो होगा थोड़ा सा एट्रैक्टिव बनाइएगा।
बाहर कुछ ऐसा बनाइएगा जिससे कस्टमर को अट्रैक्टिव लगे, कस्टमर आकर्षित हो उससे। मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जिस भी एरिया में अपना दुकान खोलना चाहते हैं उस एरिया का कस्टमर का टेस्ट क्या है, वहाँ पे किस तरह का फैब्रिक्स बिकते हैं, इन सारी चीज़ों का एक रिटर्न नोट बनना चाहिए। ऐसा नहीं भरवली देख लिए समझ लिए, रिटर्न नोट होना चाहिए, ताकि जब आप माल परचेज के लिए जाएं तो आपका वो डायरी में नोट जो बनाए रहेंगे वो काम आएगा। तो बात करते हैं मार्केट रिसर्च में आप क्या क्या चीज़ को नोट बनाइएगा। मार्केट रिसर्च में पहले आप ये समझिए कि आपके जो एरिया है उस क्षेत्र में किस कैटेगरी के कस्टमर रहते हैं। आपको ये समझना है कि वो वहाँ के जो कस्टमर हैं प्राइस कॉन्शियस हैं, क्वालिटी कॉन्शियस हैं, ब्रांड कॉन्शियस है और इनका परसेंटेज क्या है, इन सारी चीज़ों का नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट आता है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में आपको ये समझना है कि वहाँ का कस्टमर का टेस्ट क्या है, वहाँ का कस्टमर का नीड क्या है, आपके एरिया में किस तरह का फैब्रिक्स बिकते हैं, इन सारे चीज़ों का, फैब्रिक्स का जो नाम है वो सारी चीज़ों का नोट्स बना लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस तरह का रिसर्च कोई भी नहीं करता है। बिना रिसर्च के दुकान खोल लेते हैं और दुकान का कुछ साल तक, मतलब पहला साल दूसरा साल दुकान कुछ चलता है, फिर मार्केट रिसर्च ना होने की वजह से वो ऐसा माल परचेज कर लेते उस एरिया में चलता नहीं है और वो माल धीरे 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 करके डंप हो जाता है और वो डेड स्टॉक में बदल जाता है। रोटेशन नहीं होने की वजह से वो दुकान धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो अब बात करते हैं कि माल परचेज कहाँ करें। माल परचेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो आप परचेज करेंगे और अपना एरिया के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर वो सही माल नहीं आया तो फिर आप वो कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और दुकान स्टार्ट होने से पहले बंद हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये तो डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर और आपके कॉन्टैक्ट के ऊपर। हम इस पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, परंतु हम ये जरूर बता देंगे कि आपको लोकल होलसेलर से खरीदने से क्या क्या प्रॉफिट हो सकती है और क्या क्या हानि हो सकती है, और यदि आप डायरेक्ट सूरत से खरीद रहे हैं, फैक्ट्री से खरीद रहे हैं, तो उसका क्या क्या प्रॉफिट है और उसका क्या क्या लॉस है। हम इन पॉइंट्स को पूरा क्लियर कर देंगे। तो बात करते हैं डायरेक्ट सूरत से, क्योंकि आपने सभी ने सुना होगा कि सूरत में सबसे सस्ती साड़ी मिलती है। तो चलिए पहले सूरत का ही बात करते हैं। तो बात करते हैं सूरत में माल परचेज करते हैं तो इनका प्रॉफिट क्या है। सबसे पहला प्रॉफिट ये है कि आपको वहाँ पे लगभग आपका लोकल मार्केट से 10 से 15% कम रेट में माल मिलेगा। दूसरा प्रॉफिट है कि आपको यहाँ पे कलेक्शन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ऑप्शन बहुत मिलेगा। मेनली हमको लगता है कि यही दो प्रॉफिट है। तो चलिए इसका दूसरा पक्ष भी जान लीजिए कि यहाँ से माल खरीदने में आपको किन किन समस्याओं को देखना पड़ेगा, या तो आपको क्या क्या हानियाँ हो सकती है। देखिए, पहले तो जो भी फेयर है, फेयर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे जाना, रहना, खाना में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब जैसे भी कोई ऑटो रिक्शा लेते हैं, उनके थ्रू से जाते हैं, तो वो ऑटो रिक्शा जो होते हैं वो ड्राइवर के बेस में एक दलाल होते हैं। जैसे आप उनके थ्रू से गए, मतलब उनका 10% जो है कमीशन बन गया। यदि आप नए हैं तो 10% का चूना तो यहीं पर लग गया आपको। अब बात करते हैं वहाँ का सेल्समैन। जब दुकान में एंटर कर लीजिएगा, वो जो सेल्समैन होगा, फर्स्ट का कुछ साड़ियाँ आपको ऐसा दिखाएगा जिससे आपको लगेगा वाव, इससे बढ़िया सस्ता साड़ी तो हमको कहीं मिलेगा ही नहीं। अब जब मन बना लीजिएगा वहीं खरीदना है माल, अब जब खरीदना स्टार्ट कीजिएगा, शुरू कीजिएगा, खरीदते खरीदते आपको ऐसा कुछ बताएगा कि देखिए ये माल जो है ये आपके एरिया में बहुत ज़्यादा जाता है और इसका सेल बहुत है, ये लेटेस्ट आया हुआ है। लेकिन वो लेटेस्ट नहीं रहेगा, वो उसका डेड स्टॉक रहेगा, उसका डंप माल रहेगा, जो आपको सस्ता बता करके, आपका एरिया का बता करके आपको कितना माल चिप देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा है, आपको पूरा केस लगाना पड़ेगा। अब पूरा केस में माल लिए और आपको बाद में पता चलेगा, जब दुकान ओपन कीजिएगा वो लेटेस्ट माल नहीं था, उनका वो डंप माल था। समस्या ये है कि अब वो जो माल है, चाहे वो डैमेज निकले या तो फिर उनका डंप माल निकले, आप उसको रिटर्न कैसे कर सकते हैं। अब जब जाइएगा तो बोलेंगे अरे भाई 100% जो भी माल आपको समझ नहीं पाए आप हमको भेजिए। लेकिन अब बात यह है कि यदि आप यूपी बिहार से या तो दूर क्षेत्र से, साउथ से जा रहे हैं, तो भाई उसको रिटर्न कैसे दीजिएगा। आप नया माल लेके दुकान स्टार्ट कीजिएगा या तो माल को रिटर्न भेजिएगा। आज भेजिएगा कैसे भाई, ट्रांसपोर्ट कैसे भेज सकते हैं, या तो कुरियर में भी बहुत झमेला है भाई। मैं 2-3 बार कुरियर में भेजा, लेकिन भाई पैसा रिटर्न अभी तक नहीं आया। तो ये सब झोल झपटा है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का भी कल के लोचा है। पहले तो माइंड में टेंशन लगे रहता है कि भाई माल कहीं चोरी ना हो जाए, फलना नहीं हो जाए, ठीक है। वो लोग बताते हैं कि हाँ इंश्योरेंस करवा के भेजेंगे, लेकिन फिर भी माइंड में टेंशन जब तक पहुँचता नहीं है, टेंशन लगे रहता है। और ट्रांसपोर्ट कभी कभी तो इतना जाम चलता है कि 15 दिन 20 दिन लग जाता है। फिर 20 दिन बाद माल पहुंचा आपका वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट में, फिर आप बिल्टी लेके उसको छुड़वाने के लिए जाइए, वहाँ से छुड़वा के फिर लोकल ट्रांसपोर्ट दीजिए, फिर वहाँ से फिर आपका दुकान पे माल आता है। अब पता चलता है कि भाई माल डैमेज है, या तो फिर माल ये हम छांटे नहीं थे, फिर ये आ गया। आप रिटर्न कैसे करोगे, मजबूरन आपको उसी से आपका दुकान को स्टार्ट करना पड़ेगा।
आप बात करते हैं आपके लोकल होलसेलर, जो आपका सिटी का लोकल होलसेलर हैं, उनसे माल खरीदने में आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकती है और क्या क्या लॉस हो सकते हैं। पहले बात करते हैं लॉस का। लॉस यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा कम कलेक्शन मिलेगा और यहाँ पे रेट का थोड़ा सा है, 10 से 15% आपको एक्स्ट्रा लगेगा। सूरत की कंपेयर यहाँ से आपको 10 से 15% रेट एक्स्ट्रा लगेगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट क्या क्या हो सकता है। देखिए, आप ये लोकल होलसेलर से ले रहे हैं, मतलब कि वो आपका क्षेत्र को समझता है, आपका क्षेत्र के अकॉर्डिंग वो माल मंगाता है, तो आप वहाँ से माल परचेज कीजिएगा तो आपका क्षेत्र का ही माल लिए, आपका एरिया में वो साड़ी बिकेगा ही बिकेगा। यदि माल आपका दुकान पहुँचता है, दुकान में आने के बाद ये पता चलता है कि माल थोड़ा सा जो हम छांटे नहीं थे ये आ गया या तो फिर डैमेज है, तो आप 100% ले जाकर रिटर्न कर सकते हैं और नया माल लेके ला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मना नहीं करेंगे। 2-3 बार आप केस में काम करते हैं, उसके बाद आपका क्रेडिट लग जाएगा, वो आपको माल उधार देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा पूंजी नहीं लगाना होगा, क्योंकि देखिए साड़ी में जो है आप जितना भी माल लाइएगा, हर फेस्टिवल में कुछ नए कलेक्शन आते हैं तो नए कलेक्शन मेंटेन करना पड़ता है। तो जब क्रेडिट लग जाएगा तो आपको इस तरह का टेंशन नहीं रहेगा, माल बेचिए फिर पेमेंट देते जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यदि लोकल होलसेलर से काम कर रहे हैं तो जब आपका दुकान में माल घट रहा है, जैसा माल घट रहा है, आप जाकर वैसे ही माल लेके ला सकते हैं। यदि आप सूरत से काम कर रहे हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो भाई वहाँ जाने आने में भी 1 सप्ताह का लोचा है। 1 सप्ताह तो आपका गया, आप दुकान संभालोगे या तो 1 सप्ताह उधर जाओगे, फिर माल आने में 15 दिन का लोचा। तो मेरा तो यही कहना है, जब तक आपका बिजनेस स्टेबल नहीं हो जाता है, आपको जब तक सभी फैब्रिक्स का, सभी कलेक्शन का नॉलेज नहीं हो जाता है, आप बाहर से काम मत करो। अब बात करते हैं कि माल खरीदने का सबसे सही तरीका क्या है। तो आपको एक रेशियो बना लेना है। आपका जो भी पूंजी है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, मान के चलते हैं यदि आपके पास 1 लाख रुपया तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। पहला कैटेगरी 30%, दूसरा कैटेगरी 40%, थर्ड कैटेगरी जो है 30%, 30 40 30, इस तरह का एक रेशियो बना लीजिए। जो 30% माल खरीदना है वो आपको एकदम सस्ता माल खरीदना है, जो कि गांव में शादी विवाह चाहे जो भी प्रोग्राम में लेने देने के लिए यूज होता है, वो माल खरीदना है। वो माल होना चाहिए आपका 60-70 रुपये से लेकर के 200-250 रुपये तक, उससे ऊपर का नहीं खरीदना है। सेकेंड आता है 40%। 40% आपको एकदम रेगुलर माल खरीदना है, जो कि वहाँ के लोग अपने लिए पहनने के लिए, रेगुलर यूज के लिए लेते हैं, उस तरह का आइटम खरीदना है। वो रेंज हो सकता है आपका 300 रुपये से लेकर 700-800 रुपये तक का। तो 40% आपको ये माल खरीदना है। अब बचा थर्ड 30%। उस 30% से आपको बिल्कुल भी लेटेस्ट फैंसी, आपका एरिया के अकॉर्डिंग वो माल परचेज करना है, बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन करना है, पार्टी वेयर एकदम फैंसी आइटम खरीदना है। और रही बात रेट रखने की, तो रेट अभी शुरुआत है, चूँकि अभी नए हैं और आपको दूसरा का दुकान से कस्टमर खींच के लाना है, तो जो 30% जो माल खरीदे हैं सस्ता, उसमें आप ऐसा रेट रखो जो आपका मार्केट में कोई भी वो रेट नहीं दे पाता हो। क्योंकि कस्टमर आए और देखे, लेने देने के लिए सबसे पहले देखते हैं, नया दुकान खुलेगा, लोग जाएंगे, कस्टमर जाएंगे और वो देखेंगे, वॉच करते हैं कि इनका रेट क्या है। यदि आपका रेट सही है और उनको लग गया कि भाई और मार्केट से आपका रेट कम है, रेगुलर आइटम है, तो उनका ट्रस्ट बनेगा आपके दुकान पे और उनका फुटफॉल हमेशा बना रहेगा। सेकंड जो है रेगुलर आइटम, उस पर भी आप बहुत ज़्यादा मार्जिन मत रखो, 20-25% जो नॉर्मल, जो मार्केट से कम। अभी आपको स्टार्टिंग में दूसरा दुकान का कस्टमर को अपने पास बुलाना है, तो आपको एकदम वाह वाला फील आना चाहिए, कस्टमर को रेट सही लगना चाहिए। आप 1 साल 2 साल बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा के लिए बिल्कुल मत सोचो। हाँ, और साड़ी का व्यापार में इनका जो मैचिंग आइटम होता है, जैसे कि फॉल्स हो गया, अस्तर हो गया, पेटीकोट हो गया, रेडीमेड ब्लाउज हो गया, ब्लाउज पीस हो गया, इस तरह का आइटम आपको ऐड करना है। आप चाहें तो लहंगा भी ऐड कर सकते हैं और शर्टिंग पैंट शर्ट का जो कॉम्बो आता है वो भी आइटम को रखना ही पड़ेगा। और लास्ट में बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे आप अपना दुकान पे एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, आपका कस्टमर को रिपीट करा सकते हैं और अपना दुकान का नाम एक ब्रांड बना सकते हैं। नंबर 1, डू द न्यू, कुछ नया कीजिए। बोलते हैं ना, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान हमेशा सड़ जाते हैं। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, हमेशा कुछ नया करते रहिए, टाइम टू टाइम अपडेट रहिए, ताकि आपका कस्टमर को कभी भी बोरिंग फील ना हो। नंबर 2, आपकी दुकान में महिलाएं आएंगी तो आप एक रिस्पेक्ट और कंफर्टेबल माहौल बना करके, महिलाएं जो होती हैं थोड़ा सा तारीफ की भूखी होती है, तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी मौका मिले आप उनका थोड़ा तारीफ कीजिए, उन्हें अच्छा फील होगा, उनको दिल से सम्मान दीजिए। नंबर 3, आप हमेशा अपने दुकान पे कुछ नई स्कीम
कुछ ऑफर चलाते रहें, इससे आपका दुकान का यूनिकनेस बना रहेगा। यदि ये नहीं कर पाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहिए। नंबर 4, कस्टमर का डाटाबेस बनाइए। आप इस युग में, इस जनरेशन में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही पड़ेगा। जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस जरूर रखिए, ताकि आपके दुकान में जो भी ऑफर हो, जो भी स्कीम हो, जो भी लेटेस्ट कलेक्शन है, आप उन तक पहुंचा सके, उनको अपडेट कर सके। नंबर 5, सर्वश्रेष्ठ के पास जाएं। आपके अंदर हमेशा कुछ सीखने का भूख होना चाहिए। आप अलग अलग शहर में जाएं, आपसे बड़े बड़े जो दुकानदार हैं उनके पास विजिट करें। आप वहाँ पे देखें कि वो कस्टमर का किस तरह से सर्विस देते हैं, माल किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। इन सारे चीज़ों को सीखें और अपने दुकान पे हमेशा अप्लाई करें। नंबर 6, अपने दुकान में अच्छी सेल्समैन रखें, स्किल सेल्समैन रखें। क्योंकि आप दिन भर सभी कस्टमर को आप डील नहीं कर सकते हैं। आपका जो सेल्समैन है वो आपका दुकान का प्रेजेंटेशन कर रहा है, आपका जो चीज़ें हैं, आपका जो ऑफर्स है, आपका जो सिस्टम है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अच्छा सेल्समैन होगा तो अच्छा रिप्रेजेंट करेगा। यदि कोई खराब सेल्समैन है तो आपका पूरा सिस्टम को खराब कर सकता है। इस पर विशेष ध्यान दें। टाइम टू टाइम इनको मीटिंग करते रहें और इनको सेल्स का अच्छी अच्छी टिप्स, जानकारियाँ देते रहें। और नंबर 7, इसी तरह का यूजफुल इन्फॉर्मेशन और बिजनेस का लेटेस्ट सीक्रेट फार्मूला जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको मिले, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इन सभी बिंदुओं को, सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रख करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं, बल्कि कुछ साल में आपका दुकान ब्रांड बन जाएगा। जय हिंद।